अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ओ लेवल मैथ्स 4024 नवंबर 2021 का पहला वेरिएंट ये ज़रा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कआउट 7/8 - 1/4। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको वर्कआउट करने के लिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1/4 को लिखें 2/8। 2/8 को रिड्यूस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सो देयरफॉर 7/8 - 2/8 दिस कम्स आउट टू बी 5/8। ये एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका ये है जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, वो ये है कि 8 और 4 का एलसीएम 8 हो गया, 7 रिमेन्स एज इट इज। दिस 8 divided by 4 is 2. 2 into 1 is 2. So 7 minus 2, which is 5/8. So any which way, the answer comes out to be the same. Question number 1 का part B. Work out 0.08 into 0.2. 0.08 को लिखें 8/100. 0.2 को लिखें 2/10. 2 into 8 ये हो गया 16. 16 डिवाइडेड बाई 1000। पहला काम तो ये कर लें। ये काम करने के बाद अब क्या करेंगे, अब ज़ीरोज़ को शिफ्ट करेंगे। चूंकि डेसिमल में क्वेश्चन है तो असूली तौर पे डेसिमल में आंसर छोड़ना चाहिए। तो यहाँ 1 और 2 और 3। अच्छा जी, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। देयरफॉर द आंसर इज 0.016। दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। अब साथ साथ मैं आपको आइडियाज़ देते चलूँगा किस वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है। नेचुरली ये डॉटेड लाइन ऐसी ही नहीं बनी हुई है, ये आंसर लिखने के लिए बनी हुई है। तो अगर आपने वहाँ काम भी किया, डॉटेड लाइन में काम करना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। दिस इज़ 0.016, यहाँ ये लिखना ज़रूरी है। जो एक मार्क का सवाल होता है उसमें कोई वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कहने का ये मतलब नहीं है कि वर्किंग दिखाई नहीं, एग्जामिनर को ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने ये डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया बाय एनी मीन्स नेसेसरी, तो यू विल गेन योर फुल मार्क्स। देयर आर नो पार्शियल क्रेडिट्स। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर रिपोर्ट भी लगी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ये वाली एग्जामिनर रिपोर्ट भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। सो दिस इज़ नवंबर 2021 एंड दिस इज़ पेपर 1-1। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ज़रा सी वर्किंग करें। इसके बाद कह रहे हैं राइट डाउन द नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऑब्वियस है। 3/4 इज 0.75, ये 0.83 एज इट इज है। 82% इज 0.82, ये हो गया 0.8। सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत करनी है वो इसके ऊपर करनी है। सो बेसिकली 17/20 इज 17 divided by 2 into 10. That is 17 divided by 2 into 1/10. 17 divided by 2 हो गया 8.5 into 1/10, which comes out to be 0.85. तो मैंने इस तरीके से इसका आंसर निकाला। दिस आंसर comes out to be 0.85। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 0.75। उससे बड़ा जो है वो है 0.8। 0.8 को 0.80 लिख लें। उसके बाद है 0.82, उसके बाद है 0.83 और ये है 0.85। 0.85 की जगह आप लिखें 17/20, क्योंकि इन नंबर्स को आपने लिखना है। 0.82 की जगह लिखें 82% और 0.75 की जगह लिखें 3/4। तो बेसिकली आप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ये वाला लिखा, ये एज इट इज़ था, ये वाला लिखा, ये एज इट इज था, और ये वाला लिखा। तो ये 5 नंबर्स आपके आगे इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट का यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज शेड 1 मोर स्मॉल स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। इसका मतलब है अगर कोई डायग्राम बनेगा और उसका रोटेशनल सिमेट्री बनाना है ताकि वो 90 डिग्री के 4 रोटेशन करेगा और वो अपनी जगह पे फिर से पहुंच जाएगा। अब मुझे इस तरह कुछ नज़र आता है। दिस इज़ कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ये आपकी आंखों का कमाल होता है।
मुझे ये चीज़ यूँ नज़र आ रही है, मुझे ये चीज़ यूँ करके नज़र आ रही है, मुझे ये वाली चीज़ यूँ करके नज़र आ रही है, और मुझे यहाँ पे एक चीज़ यूँ करके नज़र आ रही है। अब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे दो स्क्वायर्स, ठीक है। अब इस जगह पे जो शेप नज़र आ रहा है, तो वो शेप कुछ यूँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये दो स्क्वायर्स हैं, और इसी तरीके से यहाँ ये दो है, तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए। सो यहाँ पे मैं शेड करूँगा, और ये वाली वर्किंग कुछ यूँ है कि ये वाला, मैं बाकी चीज़ों को पहले इरेज कर दूँ। आई थिंक आई गॉट द आइडिया लाउड एंड क्लियर। और ये वाली चीज़ जब मैं इसको शेड करूँगा, सो नाउ आई थिंक दिस हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे अब आप इसको घुमा के देख लें, तो ये वाला यूं करके है। सो देयरफॉर ये वाला हिस्सा एज इट इज़ बना, और ये वाला हिस्सा भी एज इट इज़ बना। ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये यूं हो गया। येस, इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। सो दिस इज ऑल डन, एक स्क्वायर से काम हो गया। अब ये कह रहे हैं शेड 2 और मोर स्मॉल स्क्वायर्स, 2 मोर, नॉट 2 or more, 2 more small squares so that the diagram has 2 lines of symmetry। अब यहाँ पर भी जो चीज़ें नज़र आ रही है कि अगर मुझे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री करनी है, तो अगर मैं एक डायग्राम कुछ यूँ बनाऊँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये शेड करके ट्रायल एंड एरर हो सकता है। ये मैंने यूँ करके शेड किया, और दो स्क्वायर्स है, तो यहाँ अगर बैलेंस करने के लिए मैंने एक और स्क्वायर बनाया, शेड किया, तो ये हो गए दो स्क्वायर्स। क्या इनकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये अब आपको डबल चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, अगर मैं यूं करके लाइन खींचूं, ये वाली बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और अगर मैं यूं करके लाइन खींचूं, तो ये वाली भी बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो द टू स्क्वायर्स आर, दिस इज द फर्स्ट वन and this is the second one. Yeah, this is first, that is second. These are the two squares and this is one square that we will shade. So this is pure observation, something about symmetry. उसके बाद अगला पार्ट जो है वो ये है कि इसने कहा है कि आप सिंप्लीफाई करें 3a माइनस a प्लस 2a। तो ये तो मुझे कुछ, यानी कभी कभार डाउट होने लगता है कि क्या इतना आसान चीज़ इसने पूछ ली है। तो 3a प्लस 2a इज़ 5a माइनस a, दैट आंसर इज़ 4a। तो मैंने यहाँ पे 4a वो जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, दैट इज़ 45% ऑफ 30। 45% इज़ 45 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाई 30। पहले 0 0 से जान छोड़ाएं, उसके बाद 5 9 5 2 9 3 27 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड 13.5। क्या ये परसेंटेज आएगा? नहीं, ये परसेंट नहीं निकाल रहे, ये किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 13.5। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये वर्किंग होती है, तो एक तो मैंने जो चीज़ बताई है वो ये है कि किसी चीज़ को भूलिएगा नहीं, और जो आप वर्किंग करेंगे तो वो सारी वर्किंग जो है वो बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर, सोच समझ के कीजिएगा। 2 घंटे मोर देन एनफ है। अभी हम देखते हैं कि मैं ये पेपर कितनी देर में कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम ये वर्किंग करते हैं, तो ये वाली जो वर्किंग है, अब ये वाली रोटेशनल सिमेट्री में ये सिर्फ अंदाजे की बेसिस के ऊपर था, और उसके बाद जो है ये वाला भी सिंपल सी वर्किंग थी। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे ये लोसाई का सवाल है, कंस्ट्रक्शन का सवाल है, कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे लोसाई है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ABC इज अ ट्राइंगल विद AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AC जो है वो 5 है, तो यहाँ पे इस तरीके से, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, यहाँ आपने कंपास रखा और ये 5 सेंटीमीटर करके एक आर्क यूँ बनाएंगे, और BC अगर 7 है तो यहाँ पे आपने रखा और इसको आर्क यूँ बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब मैं ज़रा सा ज़्यादा सेंसिबल अंदाज से बनाता हूँ, AB के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
Using ruler and compasses only, construct the triangle. Side AB has been drawn for you. तो अब मैं यहाँ पे नोक रखता हूँ ए पे, और समझे ये आपने 5 यूं करके बनाया, या मैं अगर इससे आर्क बना सकता हूँ तो समझे यूं आर्क बना दिया, और उसके बाद ये है आपका बी, तो ये वाला हो गया आपका बी, और अब इसका आपने आर्क बनाया समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला ज़रा सा आर्क वाला फील दे देता हूँ, और यहाँ पर ये वाला आपका पॉइंट आ गया सी, उसके बाद आप लाइनों से जॉइन कर दें। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी ए सी, एंड देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी बी सी। अब ऑफ कोर्स मैं तो ये आईपैड पे बना रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक अंदाजे से मैंने बनाया, एंड देयरफॉर दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, यूज अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस ओनली, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालने के लिए आपने आधे से ज़्यादा कंपास खोला और यूं आर्क बनाया और यूं आर्क बनाया, और फिर वही यहाँ पे रखा, यूं आर्क बनाया, यूं आर्क बनाया, ठीक है। एंड अगेन नाउ दिस इज़ ऑल जस्ट अ रफ आइडिया। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सारे मैं ऐसे ही ज़रा सा गिच पिच कर रहा हूँ, और इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। सो दैट लुक्स लाइक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इस पे लेबल कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो था ये पार्ट ए था, ये वाला जो है ये पार्ट बी है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 यूं काटेगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं द पॉइंट W लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ABC। अब W है वो ट्राइंगल जो है इनसाइड है, ट्राइंगल के इनसाइड है, द पॉइंट W इज क्लोजर टू A। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको थोड़ा सा लेंदी बनाने की ज़रूरत है। तो ये यूं करके यूं जो मैंने बनाया, अब इसका मतलब है किस रीजन पे है, इट्स क्लोजर टू ए। तो यहाँ कहीं हो सकता है इट्स क्लोजर टू ए। इसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो बराबर है, इसने कहा क्लोजर टू ए। ऑन योर डायग्राम शेड द रीजन इन विच W लाइज। अब इस रीजन को शेड कर दें। सो देयरफॉर इसको मैं ग्रीन कलर से उठाता हूँ, तो द रीजन कुड बी समवेयर ऑन दिस साइड इनसाइड द ट्राइंगल, एंड दिस trapezium kind of region, that is the area, that is the shaded region which the examiner is asking for. So therefore ये वाला जो region है ये वाला आंसर हो गया, आंसर ऑफ पार्ट सी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, ठीक है। ये वाला 2 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 5 मार्क ये भी डन हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज इवेल्युएट 4 raised to power of 0, 4 raised to power of 0 1 आता है, यहाँ पे 1 लिखें। m cube into m5, that is m3 plus 5, this is m raised to power of 8, m raised to power of 8 लिखें। Write 6300 meters in kilometers, ratio method, किलोमीटर मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। So therefore 6300 मीटर is x किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x into 1000 is 1 into 6300, दो zeros these zeros cancel हुए, x comes out to be 6.3 kilometers, that is 6.3 kilometers. Convert 1 centimeter to millimeter, square, 10 millimeter is 1 centimeter. Square both sides, सारी वर्किंग बताएं। Square, don't aim for an A, aim for a distinction. You will inshallah land up with an A star. So therefore 100 millimeter square is 1 centimeter square. तो इसने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करें, दैट इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट उसने पहले ही लिखे में। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8B तक। अच्छा जी, अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर। इट सेज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के क्या मतलब है, सारे साइड्स बराबर है, इज 156 डिग्रीज। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन। सो देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ये तो होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज, ठीक है, एंगल्स। देयरफॉर ईच
इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं होता, साइड्स बराबर नहीं होती है, तो सारे एंगल्स भी बराबर नहीं होते. सो देयरफॉर दैट इज n-2 into 180 degrees divided by n. Therefore ये जो चीज़ है n-2 into 180 degrees divided by n, that is equals to 156. n-2 into 180 degrees is equals to 156 into n. अच्छा, अब क्या मैं पहले सिंप्लीफाई करूं? ज़रूरी तो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. लेट्स डू इट. So 180n minus 360 is equals to 156n. 180 minus 156, that is 20 और 4 24, 24n is equals to 360. n is 360 divided by 24. 12 2s are 12, 30s are, therefore this comes out to be 15. Therefore n comes out to be 15, यानी there were 15 sides of this पर्टिकुलर पॉलीगॉन. आगे क्या है? अ ट्राइंगल हैज वन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज. अब एक छोटा सा डायग्राम अगर आपको बनाना हो, एग्जामिनर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो वो आप बिल्कुल बना सकते हैं. उसके 3 साइड्स आपने लेबल कर दिए और ये आप कह रहे हैं कि एक एंगल जो है वो 55 डिग्री है और बाकी 2 एंगल है. समझे, एक का नाम x है, एक का नाम y है, तो x प्लस वाई प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180. 180 में से 50 माइनस करेंगे, 130 और 5 माइनस करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर तो नहीं है, दैट इज 125 डिग्री. सो x प्लस वाई इज 125 डिग्री. दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू हैव. ये दोनों एंगल्स जो है वो रेशियो है 3:2. तो x को अगर मैं बिगर कह दूं और y को मैं स्मॉल कह दूं, तो ये इस आपस का रेशियो है 3:2. देयरफॉर x जो होगा वो 3/5 होगा और y जो होगा वो 2/5 होगा. किसका 3/5 होगा, किसका 2/5 होगा? 125 का. सो x जो है दैट इज 3/5 ऑफ 125. 125 डिवाइड बाई 5, 25, 25 इंटू 3, 75 डिग्री. x की वैल्यू 75 है, दैट इज द बिगर एंगल और इसको स्मॉलर चाहिए. So therefore the smaller angle y is 2/5 of 125 degree. That comes out to be 50 degree. That is the smaller angle. अच्छा जी, ये तो मैंने गलती कर दी कि यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, तो मैं इसको सीधा यहाँ नीचे लेकर आ जाता हूँ. सही है. अब मैं यहाँ फाइनल आंसर लिखता हूँ. फाइनल आंसर इज 50 डिग्री. दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा जी, अब आ जाए इस वाले क्वेश्चन में. दैट इज अबाउट एस्टिमेशन. 2 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक एस्टिमेशन होता है, एक अप्रोक्सीमेशन होता है. यहाँ बेसिकली एस्टिमेट की बात हो रही है. ठीक है, तो चीज़ों को मैं अंडरलाइन करता हूँ. यहाँ मैं थोड़ा सा ये मार्कर थिक कर दूँ. सो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन. इसको रेडिश कर देता हूँ. एंड बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. पहले साइड पे अपना काम करें. वो साइड का काम क्या है? वो साइड का काम ये है कि आपका 58.24 ये किसके दरमियान लाई करेगा? अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, या तो 50 होगा या 60 होगा. आपका 32.5 किसके दरमियान लाई करेगा? या 30 होगा या 40 होगा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट हो गया. और यानी 3 तो बन नहीं सकता, वो तो उसकी हैसियत तो वैसी ही रहेगी ना. 32 30 और 40 के दरमियान है. 58 50 और 60 के दरमियान है. 0.126 इसका मतलब है ये 0.1 के दरमियान या 0.2 के दरमियान है. अब मेक द राइट चॉइस. तो पहले आपकी सही चॉइस होनी चाहिए. करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. ये इसके करीब है, ये उठा लिया. 32 30 के करीब है, ये पिक कर लिया. 0.126 0.1 के करीब है. पहले तो आपने ये 3 डिसीशंस लेने. ये 3 डिसीशंस लेने के बाद आप लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1. बात समझ में आई? तो अब जब आप ये करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 60/30, ऊपर बचा 20 और 20 डिवाइडेड बाई आप कहेंगे 0.1. सॉरी, 60/30 is 2 divided by 0.1. That comes out to be 20. That is the answer. This answer is 20. गौर से देख लें, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं. अच्छा, मैं ज़रा पेपर को यहाँ 12 पे रोक के पहले मैं ज़रा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ूंगा.
Solve the simultaneous equation, show all your working. This is equation number 1, this is equation number 2. मैं 1 को सब्जेक्ट बना लूँ, 1 में से y को सब्जेक्ट बना लूँ, that is 2x minus 12. I'll go with substitution. किसी से भी कर सकते हैं, that's your choice. So I'm starting with substitution. y को सब्जेक्ट बनाया, 7x plus 3 times y, 2x minus 12 equals to 29. 7x plus 6x minus 36 is 29. 7 6 13 और 29 और 36, 30 plus 35, that is 65. Therefore x comes out to be 5. x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू है 2 into 5 is 10, 10 minus 12 is -2. डबल चेक कर लीजिएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2. अब यहाँ पर मैं ज़रा एग्जामिनर रिपोर्ट में जाता हूँ और एज सच कोई ख़ास बात तो नहीं है, सिर्फ मैं ये देख लेता हूँ कि एग्जामिनर ने कोई ख़ास ऐसी चीज़ बताई है जो शायद हम लोगों ने ओवरलुक की है या लोग उसको ओवरलुक करते हैं. लेट मी सी. एग्जामिनर रिपोर्ट 1 क्या कह रहे हैं? सबसे पहले ये कह रहे हैं अ की मैसेज, टू डू वेल इन दिस पेपर कैंडिडेट्स नीड टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द होल सिलेबस. कोई एक हिस्सा नहीं है, पूरा सिलेबस है. As it's a non-calculative paper, candidates need to be competent in basic numeracy skills, यानी multiply, divide, square root, इस तरह की basic चीज़ें उनको आनी चाहिए. Particularly in multiplication and division of whole numbers as well as decimals, able to convert numbers from one form to the other. Decimals है, percentage है, fraction है, ये conversion आनी चाहिए. Candidates need to learn necessary formulae and facts. All working should be shown and answers clearly written in the appropriate answer space. बिल्कुल ज़रूरी है. अगली चीज़ क्या बता रहे हैं? जनरल कमेंट्स. कैंडिडेट जनरली डिस्प्लेड. अब ये इस हिसाब से देखिए, की मैसेज ये है कि उसने आपको आइडिया दिया ये चीज़ें होनी चाहिए. जनरल कमेंट्स क्या है? उसने क्या ऑब्जर्वेशन की? कैंडिडेट जनरली डिस्प्लेड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन. इसका मतलब है वो प्रेजेंटेशन पे फोकस करता है. एंड द डिटेल शोन वॉज यूजली अप्रोप्रिएट टू द क्वेश्चन. Important for candidates to check they have copied numbers correctly from the question and also when transferring the answers from the working to the answer line. हर चीज़ का है, यानी वो वहाँ पे नहीं देखेगा वर्किंग, हाँ देख लेगा, लेकिन ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा. दैट इज द डॉटेड लाइन. पहली चीज़ तो ये हो गई. Generally, good skills were shown in basic numeracy. However, arithmetic slips were not uncommon. That's human nature. And candidates are advised to check their working carefully. Double check कीजिएगा. Candidates showed good skills in managing simple fractions and ordering numbers involving conversions. Candidates dealt with basic algebra when collecting like term and working with indices, solving simultaneous equation. अब ये क्या क्या बात कर रहा है? ये fractions की बात कर रहा है, ये ordering number की बात कर रहा है, ये conversion की बात कर रहा है, basic algebra हो गया, collecting like terms, working with indices, solving simultaneous. When solving or rearranging equations, अब क्या होगा? Some candidates are advised to work methodically, एक लॉजिकल अंदाज से, एक मेथड शो करते हुए, प्रोग्रेसिंग वन स्टेप एट अ टाइम. जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है. In particularly, some had difficulty in managing expressions when finding the inverse function. ये आगे आएगा. More generally in demonstrating the understanding of function notation. I don't know, function is in O level maths is such an easy thing. हाँ, A levels में ज़रा जानदार होता है, इंशाल्लाह ताला वो भी पढ़ेंगे. The questions on constructing a triangle and line bisector were handled well. Many would benefit from a greater understanding of some aspect of geometry, namely angles and polygons, transformation, and similar triangles. Few candidates demonstrated a good understanding working with regions defined by inequalities or and of multiplying matrices. ये सारी चीज़ें इसने बता दी. अच्छा जी, यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री की बात हो रही है. एज सच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अच्छा हाँ, राइटिंग अ डब्ल्यू ऑन द डायग्राम, ये तो हम लोग ने भी मिस कर दिया. उसने कहा था, अच्छा हम लोगों ने इतने गौर से नहीं देखा. ज़रा ऊपर आ जाए. इसने ये कहा था, मैंने सी तो मार्क किया था, इसने कहा था ऑन योर डायग्राम शेड द रीजन इन विच डब्ल्यू लाइज. ये मैंने नहीं पढ़ा. सो देयरफॉर दिस रीजन इज डब्ल्यू. ये हमें मार्क करना चाहिए था, जो मैंने भी मिस किया. ठीक है. सो वी ऑल लर्न विद एक्सपीरियंस. चले अब आगे बढ़ते हैं. द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी. आपका फेवरेट चैप्टर आ गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. पहली चीज, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ट्राइंगल बी. देखें उसकी शक्ल एक जैसी है. ये यहाँ से पूरा उठ के यहाँ तक चला गया, ठीक है, ये यूं करके चला गया.
इसका मतलब है सबसे पहली चीज़ ये है कि इट इज़ अ ट्रांसलेशन। पहले तो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो आपको बताना है कितना राइट, कितना लेफ्ट, कितना अप, कितना डाउन। असूल ये है, एक कोई पॉइंट पकड़ लें, मैंने ये कोना पकड़ा, मैंने ये कोना पकड़ा, ये कोना हो गया, 1 और 2 और 3 और 4 और 5, मैं 5 लेफ्ट चला गया, फिर उसके बाद 1 और 2 और 3 और 4 और मैं 4 अप चला गया। सो देयरफॉर द ट्रांसलेशन वेक्टर इज -5 एंड 4, इसका मतलब है 5 यूनिट उल्टे हाथ पे गए और 4 यूनिट ऊपर चले गए। दैट इज द वर्किंग फॉर दिस पार्ट। अगला पार्ट क्या है? Triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement center 0, -1। अब 0, -1 मैंने मार्क कर दिया और enlargement करना है। स्केल फैक्टर 2 है, इसका मतलब है ये है सेंटर ऑफ enlargement, ये है ओरिजिनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट यहाँ होगा A प्राइम। जितना डिस्टेंस ये होगा, ये वाला डिस्टेंस उसका डबल होगा। अग्रीड? चलें अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से अब आप किस तरीके से जा रहे हैं? ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। मैं इस कोने से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं फिर से देखें मैं कहाँ से किसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसको इससे 1 2 3, इसी जगह से फिर से मेजर करें 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इसकी हाइट पर आ जाए, इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट 4 हो जाएगी। 1 और 2 और 3 और 4 ये यूं करके बन गई। इसका बेस 1 यूनिट का है, इसका बेस 2 यूनिट का हो गया। अब इसको ज्वाइन कर लें, कहानी खत्म हो गई। सो दैट इज द ट्राइंगल। क्या मुझे ड्रॉ करना है? बिल्कुल मुझे ड्रॉ करना है। मुझे उसके अंदर लेबल करना है सी, तो देयरफॉर ये मैंने ट्राइंगल सी लेबल किया। इसके वर्टिसेस भी मार्क कर ले, ये हो गया 4 एंड -5, ये वाला हो गया 6 एंड -5, और ये वाला हो गया 6 एंड -1। ये इसके वर्टिसेस है, मैंने इसने कहा भी नहीं, मैंने फिर भी मार्क कर दिया ताकि कोई डाउट ना रह जाए। चले जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन 14 पर आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। अब ये हो रहा है कि 60 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 60 जो है वो आप लिखेंगे 6 × 10, लेकिन 6 को लिखेंगे 2 × 3, 10 को लिखेंगे 2 × 5, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 2 स्क्वायर × 3 × 5, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसी से लिंक क्वेश्चन है। क्या सवाल है? सवाल ये है, अ स्कूल बाइज पैकेट्स ऑफ पेन्स एंड पैक्स ऑफ रूलर्स। देयर आर 60 पेन्स इन ईच पैक ऑफ पेन्स. There are 42 rulers in each pack of rulers. The school wants to buy exactly the same number of pens and this thing. For example, अगर मैं एक पैकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक का 60, एक का 42। 2 पैकेट करूंगा, एक का 120, एक का 42। ये लिख के भी काम हो सकता है, लेकिन हमें काम लेना है LCM से। नाम तो सुना ही होगा। So therefore this is 42, this is 60। नॉर्मल तरीके से निकाल लें, ये वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं। मैंने नॉर्मल मेथड से मैं निकाल रहा हूँ। दैट इज 2, ये हो गया 21, ये हो गया 30। अब आ जाए 3 से, ये हो गया 7, ये हो गया 10। ठीक है, 3 7 are 21 और 3 × 10 ये वाला असूल आ गया। सो देयरफॉर जब आप इसका LCM लेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसका LCM हो गया 2 × 3 × 7 × 10, 6 7 42, 420 हो गया। ठीक है, ये 420 आपका आ गया। अब गौर से सुनिएगा, अब क्या वर्किंग है? 420 आपको चाहिए, एक में 60 पेन्स है, ये हो गया 7 पैक्स ऑफ पेन्स। बात समझ में आई? और बल्कि नहीं, ये जो है 60 पेन है, हाँ 420 / 60 7 आ गया, एंड 420 / 42 ये हो गया 10 पैक्स ऑफ रूलर्स। जब आप इतना खरीदेंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। हाँ, आगे और भी बराबर हो सकता है। कैसे बराबर हो सकता है? 7 को 14 कर दे, 10 को 20 कर दे, 7 को 70 कर दे, 10 को 100 कर दे, वो तो आगे बराबर होता जाएगा। इसीलिए इसने क्या लिखा है? द स्मॉलेस्ट नंबर। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 पैक्स ऑफ पेन एंड 10 पैक्स ऑफ रूलर। तो ये वाला बड़ा फेवरेट मेरा क्वेश्चन है,
इस तरीके से इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी लिख दे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, वहाँ वाली स्पेस पे मैंने लिख दिया, और भी ऊपर देखते जाते हैं कोई चीज़ मिस आउट तो नहीं हो गई। नहीं, चले बिस्मिल्लाह करें। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज द पॉइंट ए हैज़ पोजिशन वेक्टर सच एंड सच, तो आप लिखेंगे ओ ए, इस तरह लिखेंगे 3 and -7, और ए बी का जो पोजिशन वेक्टर है वो है ए बी का वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ए बी वेक्टर जो है वो है -5 and 12, सो वी शुड ऑलवेज गेट आवर टर्मिनोलॉजी करेक्ट। अब ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, मेरी ये लिखने की आदत है। ए बी को लिखा -5 12, बल्कि आपको पहले ओ बी को सब्जेक्ट बना लें, ओ बी को सब्जेक्ट बना लें, देयरफॉर ओ बी इज ओ ए प्लस ए बी, कुछ लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ओ ए जो है वो 3 and -7 है, ए बी जो है वो -5 and 12 है, सो देयरफॉर 3 + -5 इज -2, 12 - 7 इज 5। ये मेरा ओ बी का पोजिशन वेक्टर है, इसने कोऑर्डिनेट्स पूछा, सो दिस इज -2, 5, दैट इज द आंसर फॉर दिस पॉइंट। ए बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ए बी का मैग्नीट्यूड that is -5 square plus 12 square under root, that comes out to be 25, 144 under root, that is 169, that comes out to be 13, this comes out to be 13। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ। कुछ ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स बार बार आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एक होगा 3 4 5, एक होगा 6 8 10, वो इसी का डबल है, एक होगा 5 12 13। तो ये 2 4 जो हैं ये बार बार आपकी ओ लेवल मैथ्स की ज़िंदगी में आएंगे, इसके अलावा भी आते रहेंगे जो कि आगे चल के ए लेवल मैथ्स में आएंगे। चले आगे बढ़ते। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट? इट सेज अ 4-sided स्पिनर 1 to 4 spun many times, बहुत मरतबा उसको घुमाया गया है। द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ द स्पिन्स, द मीन ऑफ दीज रिजल्ट्स इज दिस थिंग। तो बेसिकली ये एफ है, ये एक्स है, ये एफ है, तो आप लिखेंगे एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये वाला रूल लगाए। इसका मतलब है 3 = 1 into 6, 2 into 5, 3 into 13, 4 into p, divided by sum of frequencies, that is 6 + 5 + 13 + p। सिंपल सी वर्किंग है। यहाँ 3 रहने दें, 6 और 10 पहले लिखते जाए, 6 और 10 और 39 और 4p। नीचे लिखें 6 5 11, 11 और 13 24, 24 + p। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 72 + 3p, ये हो गया 39 49, 49 + 6 55 + 4p, तो 4p - 3p ये हो गया p। 72 और 55 का डिफरेंस ये हो गया 15 और 2 17, सो p की वैल्यू जो है वो आ गई है 17। डबल चेक कर लीजिएगा एक मरतबा, मैंने कर चुका हूँ। अब ये कह रहे फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अनदर नेम फॉर प्रोबेबिलिटी बेस्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर निकाल लो। ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन 2, अब ये वाला जो है जब p की वैल्यू कितनी है 17, तो कितना हो गया 17 और 13 30, 30 और 11, देयरफॉर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 41। अब ये 2 की फ्रीक्वेंसी है 5, सो देयरफॉर दिस इज 5 over 41, दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, फैक्टराइज 4b² - c², इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 2b द होल थिंग स्क्वायर माइनस c द होल थिंग स्क्वायर, that is equals to 2b plus c and this is 2b minus c। इतना ही रोक दीजिएगा, जज्बात में आके फिर से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आ जाएगा। सो दिस इज 2b plus c and this is 2b minus c। फैक्टराइज करना है, दिस इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, x² -6 है। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, x² + 2x + 3x - 6, और दूसरा है x² अब -x + 6x - 6। अब कौन सा सही है? ये बहुत ही कॉमन है और लोग मिस्टेक करते हैं। अगर मैं ये लूँगा, ये आ तो 5x जाएगा, लेकिन 2 and 3 मल्टीप्लाई टू गिव यू +6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके +6 आएगा, वेयर इज दिस इज -6, सो दिस इज रिजेक्ट दिस मेथड। गॉट द आइडिया?
ये वाला बिल्कुल सही है, क्यों? -x प्लस 6x ये हो गया +5x, और ये मल्टीप्लाई होके -6 ही आ रहा है, बेहतरीन है, तो ये सही है। सो देयरफॉर दिस इज x -1 प्लस 6x -1, और ये ज़रूरी है कि ये दोनों बराबर आएँ। सो देयरफॉर दिस इज x -1 x + 6, दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट, x -1 x + 6, ये x + 6 x -1 जैसे भी आपको लिखना। अगला पार्ट 18, द रीजन इज डिफाइंड बाई दीज इनइक्वालिटीज। बिल्कुल सिंपल सी इनइक्वालिटी दी है, x लाइज बिटवीन 1 and 5, x लाइज बिटवीन 1 and 5, इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करें सॉलिड लाइन, और x इज इक्वल्स टू 5 ड्रॉ करें सॉलिड लाइन, ये दोनों सॉलिड है। y लाइज बिटवीन 0 and 4, तो ये y इज इक्वल्स टू 0 दूसरे कलर में ड्रॉ कर लें, ब्लू में कर दिया, और y इज इक्वल्स टू 4 इस तरह ड्रॉ कर दे। ये दो काम हो गया, इसका मतलब है स्क्वायर के अंदर कुछ होगा, और इनको अलग अलग लेबल करें। दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 4, दिस इज y इक्वल्स टू 4, वो वाला 5 है, ठीक है, ये वाला जो है ये 5 है, एंड दिस इज y इक्वल्स टू 0। अब क्या चाहिए? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - x, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 3 - x। इसको ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका है, व्हेन x इज 0 y इज 3, व्हेन y इज 0 x इज 3। तो लेट मी चूज द राइट कलर, और ये पर्पल में ड्रॉ करते हैं, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, ये तो अजीब सा बन गया, ये यूं करके यूं बन गया, ठीक है, ये वाली लाइन यूं बन गई। आपको ज़रा सी छोटी करनी है, ज़रा सी छोटी कर दे, कोई मसला नहीं। और ये वाली जो लाइन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3 - x, चूंकि ग्रेटर है, y के पर्सपेक्टिव से रीजन है, सो देयरफॉर अब जो मेरा रीजन है, उसने अगर शेड करने के लिए कहा है, शेड के लेबल द रीजन आर, तो जो मेरा रीजन है वो ये वाला है, लेट मी लेबल इट समथिंग लाइक दिस, दिस इज द रीजन आर, जो कि ये सारे अनवांटेड रीजन है, जो वांटेड है वो मैंने यूं लेबल किया है, यहाँ पे देखें यूं करके लेबल किया है, यहाँ पे यूं करके लेबल किया है, और यहाँ पे तो इसके अंदर जो है दैट इज द रीजन आर, ये मैंने लेबल कर दिया। जैसे वहां W भूल गया था, इस मरतबा में R नहीं भूला। क्वेश्चन नंबर 19 पर आए। इट सेज एक यूनिवर्सल सेट है, x है, y है, x इंटरसेक्शन y सेट चाहिए, तो x इंटरसेक्शन y डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और तो कुछ नहीं है, सो दैट्स 2 and 3 and 5, तो ये हो गया 2 3 and 5, ये 3 जो है ये इस सेट में आ गए। A number k is chosen, find the probability k is not an element of x union y। पहले x union y निकालें। x union y क्या क्या है? आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद अचानक आ गया 11। इसका मतलब है जो इसके अंदर नहीं है वो क्या है? x यूनियन y, द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है 8 है, यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद है ना, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो इसका हिस्सा नहीं है, बेसिकली उसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 12, 12 इज द नंबर इन द यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही छोड़ दे, रिड्यूस करना हो रिड्यूस कर दे। ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन डिफाइंड बाय B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए B यूनियन C तो ये है, ये सारा कुछ जो है ये B यूनियन C ये हो गया, B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट में ये भी आ गया, और ये बाहर वाला भी आ गया, अग्रीड, ये भी आ गया। लेकिन इसने कहा वो इंटरसेक्ट करेगा A के साथ, तो जब A के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ ये वाला रीजन होगा। बड़ा सा इरेजर निकालें और इसको इरेज कर दें और डायरेक्ट शेडिंग कर दें। as long as you got the idea loud and clear, so you can just go ahead and shade it, so something like this। मैं इसको ब्लू में शेड कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है ये यूं आएगा, यूं आएगा, यूं, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला आपने शेड कर दिया, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पैटर्न का जानदार सवाल है। It says these are the first 5 terms of a sequence, find the next number in the sequence। 4 को डबल किया 8 आया, डबल किया 16, डबल किया 32, डबल किया 64, 64 का डबल 120, और 8 128, दैट इज द आंसर, ये हो गया 128।
उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस अबव इज 2 रेज टू पावर ऑफ n+1। ये जैसे भी लाया है हमारा कंसर्न नहीं है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर दीज। अब इसका उससे क्या ताल्लुक है? देखिए वो वाला है 4, 8, 16, 32, 64। अब ये वाला गौर से देखेगा, 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, 8 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, 16 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 13 आया। क्या सब्ट्रैक्ट किया? 4 - 3, 8 - 3 एंड 16 - 3। ये तो बहुत आसान है। तो ये वाला हो गया 2 रेज टू पावर ऑफ n+1 -3। मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल किया, हर एक में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज ईजी, वेरी ईजी। अब ये कहाँ से आया? 10, 19, 32, 53, 90। अच्छा जी, अब देखिए 4 जो था वो 10 बन गया। पहले अलग अलग लिखे, 4 जो है वो 10 बन गया। पहले मैं वो वाले लिख देता हूँ, 4, 8, 16, 32, 64। 4, 8, 16, 32 एंड 64, ये 5 नंबर्स है। और 4 जो है वो बन गया है 10, 8 बन गया है 19, 16 बन गया है 32, ये बन गया है 53 और ये बन गया है 90। क्या ऐड हुआ? 4 में 6 ऐड हुआ, 8 में 11, 16 में 16, 32 में 18 और 3 21, 64 में और 90 में कितना फ़र्क है? 74, 84, 20 और 6 26। इसका मतलब है ये एक नई सीरीज आ रही है, 6, 11, 16, ठीक है, 6, 11, 16, 21, 26। दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, हर एक में कॉमन डिफरेंस तो 5 है। देयरफॉर इसका टर्म फॉर्मूला लगाएं विच इज a + n-1 इंटू डी। देयरफॉर a जो है वो 6 है, n-1 की टर्म में ही आएगा, इंटू n की टर्म में ही आएगा। दैट इज 6 + 5n-5, दैट कम्स आउट टू बी 5n+1। इसका मतलब है ये जो रेड वाली सीरीज है वो तो है 2 रेज टू पावर ऑफ n+1, बीच में प्लस का निशान है, और ये AP है, AP जो है वो है 5n+1। दैट्स हाउ यू कनेक्ट बोथ द नंबर पैटर्न। 2 मार्क का था लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाए। फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड f ऑफ -1। प्लग इन करना है f ऑफ -1, दैट इज 6/2 -1, दैट इज 6/3 विच कम्स आउट टू बी 2। यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक मतलब डबल चेक करूँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? f इनवर्स ऑफ x। लेट एक जुमला लिखते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू fx, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x। ओरिजिनल में सुनते जाएगा, ओरिजिनल के अंदर x डालेंगे तो y मिलेगा, इनवर्स के अंदर y डालेंगे, यू विल रिकवर बैक दी ओरिजिनल। अब उसके बाद आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 6/2 - x, and 2 - x is 6/y. Therefore 2 - 6/y equals to x. But what is x equals to? X equals to f inverse of y. Since we have a habit of writing everything in terms of x, so we change the variable, that is 2 - 6/x। यू भी लिख सकते हैं, इसको यू भी लिख सकते हैं 2x - 6/x। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, बोथ आर इक्वली गुड। एग्जामिनर मार्क स्कीम में दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं। अब ये कह रहे हैं f of t is f of 5t + 2। दिस इज ऑल जस्ट बेसिक वर्किंग, ठीक है। तो ये वाला क्या करेंगे, f of t जो है वो हो जाएगा 6/2 - t, 6/2 - t, और f of 5t + 2, t की जगह प्लग इन करें, 6/2 - 5t + 2। ये वाला और सिंप्लीफाई करें, 2 2 कैंसिल हो गया, -5t हो गया। अब इसको उठा लें, इसको उठा लें, आमने सामने कर लें। 6/2 - t इज 6/-5t। ये 6 6 कैंसिल होके 1 1 बचेगा, 0 मत कर दीजिएगा। -5t इज 2 - t, -5t + t -4t इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर t कम्स आउट टू बी -½ एंड दैट्स द राइट आंसर विच इज -½। ये भी हो गया। अगले पार्ट पे आए, दिस लुक्स लाइक सिमिलैरिटी। इसने कहा ABC and BCE आर स्ट्रेट लाइन्स, ABC and BCE आर स्ट्रेट लाइन्स और ये पैरेलल है।
जब ये पैरेलल होता है तो इसकी बेसिस के ऊपर ये जो पर्पल वाला एंगल है, ये पर्पल वाला एंगल इस पर्पल वाले एंगल के बराबर है। ये जो रेड वाला एंगल है, नाम लिखिएगा भी, मैं पहले तो ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, ये रेड वाला एंगल ये रेड वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला जो ब्लू वाला एंगल है, दिस वन, ये ब्लू वाला इस ब्लू वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, अब गौर से लिखिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा ACB इक्वल्स टू CECD, दिस इज ECD, और आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा पूरा लिखिएगा। उसके बाद रेड वाले पर आ जाए। जो रेड वाला है वो ऑल्टरनेट बन रहा है, BAC या BAD भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है, दैट्स द सेम थिंग एज CDE, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स। And last but not the least, that is ABC, is equals to CED, and this is also alternate angles. Give a reason for each statement you make. 3 मार्क है, 3 चीज़ें। अब क्या कह रहे हैं, AB जो है वो 6 है और ED जो है वो 12 है। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ED जो है वो 2 सेंटीमीटर्स है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। देखें ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ACB एंड ECD आर सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EC एंड D, सही है। अच्छा, इनके जो लेंथ के रेशियोज है, वहाँ से ये AB है और यहाँ से ED है, तो आप ये कहेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कौन सा, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ AB इज टू ED द होल थिंग स्क्वायर। ये असूल है। ABC का एरिया 45 है, इसका एरिया ECD अभी निकालना है। ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया स्क्वायर। पहले सिंप्लीफाई करें, 6/2 is 3, 3/1, 3/1 स्क्वायर इज 9:1 is 45 is to triangle ECD। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ECD का जो एरिया है 45/9, 9 5s दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली वर्किंग भी हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ें, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही पेपर्स आसान हो गए। सो दिस इज x स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 5x माइनस 10, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। फिर से लिखेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, आप LCM लेंगे, दिस इज x माइनस 4, दिस इज x प्लस 5, 3 is multiplied with x plus 5 plus का निशान, 2 is multiplied with x minus 4. So therefore 3x plus 15 plus 2x minus 8 divided by x plus 4, x minus 4 plus minus का ख्याल रखेगा, x minus 4 x plus 5। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, 3x plus 2x that's 5x, 15 और 8 का डिफरेंस that is 7 divided by x minus 4 x plus 5। आखिर में चेक करें, 2-4 क्वेश्चंस करके चेक करें, एक मरतबा चेक कर ले। डू नॉट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, लीव इट एज इट इज, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। मैट्रिसेस का सवाल, ए ये है ए स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करते। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई ए, -6, 2, 1 and 4 मल्टीप्लाइड विद -6, 2, 1 and 4। असूल क्या है, असूल ये है कि यहाँ से आपने एक उठाया रो, और थोड़ा सा और थिक कर देते, यहाँ से आपने रो उठाया और यहाँ से कॉलम उठाया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर आप कहेंगे -6 × -6 दैट इज 36 एंड 2 × 1 is 2। ये पहला चीज़ लिखी। दूसरी चीज़ पर आ जाए, ब्लू को ऑरेंज से मल्टीप्लाई करें, -6 × 2 -12, 2 × 4 is 8, इस तरह किया। अब आ जाएं इस चीज़ के ऊपर, दैट इज द सेकेंड रो, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करें। 1 × -6 प्लस 4, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। 1 × 2 is 2, 4 × 4 is 16,
ठीक है, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, जो भी बनाए आपकी मर्जी। 36 प्लस 2 38 हो गया, 12 और 8 का डिफरेंस विद अ माइनस साइन, ये -4 हो गया, -6 प्लस 4 -2 हो गया, 2 प्लस 6 18 हो गया। दैट्स द आंसर फॉर दिस पार्ट। इसने कहा बी जो है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज x इंटू -3 -2 इंटू -5, माइनस माइनस का ख्याल रखना है। ये डिफरेंस जो है ये -2 के बराबर है। -3x प्लस 10 इज -2, -3x इज -12, therefore x comes out to be 4। तो x की वैल्यू आपने यहाँ 4 लिख दी, and suddenly the paper is finished. Now let me go to the examiner report, और यहाँ पे देखते हैं कोई ख़ास चीज़। राउंडिंग ऑफ वाला जो था 12 तक हमने किया था। चले ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ते हैं। A minority of candidates were able to describe the transformation correctly. Minority. Many recognize it to be a translation, but few could give the correct vector. इसका मतलब है वेक्टर ज़रूरी है। Some wrote coordinates, got the digits, signs reversed वगैरह वगैरह, ये गलतियाँ बता रहे हैं। A minority scored full marks for drawing the correct enlargement. इतना आसान था। Many were able to draw the triangle with a scale factor 2, but misplaced it on the grid. Sometimes upside down, sometimes reflected. A common error was to draw an enlargement with a scale factor of -2 and center 0, 1. ये error की बात कर रहा है, ठीक है। वो जो LCM वाला था वो पेन्स और वाला था, पेन्स और क्या था, रूलर वाला। Candidates found this part more challenging. There were many who did not know how to approach this question. Some cancelled the numbers for the pens and packs and each question ignore करें। और बताएं, ये वाला बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने इस तरह की वर्किंग की। दिस रिजल्टेड इन अ नेगेटिव वैल्यू फॉर P विच कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड इवन दो इट वाज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो जो P था वो उसकी फ्रीक्वेंसी थी। हाउ कैन फ्रीक्वेंसी बी नेगेटिव? उसके बाद और क्या खास चीज़ है, ये वाला देख लें। ये वो सीक्वेंस वाला था। ओनली सम कैंडिडेट्स फाउंड द करेक्ट एक्सप्रेशन। द मोर सक्सेसफुल अप्रोचेस कंपेयर्ड द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद द एक्सप्रेशन फॉर द एंड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन इन द स्टेम, यानी वो जो ओरिजिनल दिया था उससे कंपेयर करना था। और वेरी फ्यू कैंडिडेट्स फाउंड द करेक्ट एक्सप्रेशन, जिसके अंदर वो वाला था जिसके अंदर AP का भी इशू था, वो बहुत कम लोग कर सके। फंक्शंस में क्या मसला आ रहा है, फंक्शंस पढ़ते हैं। A large majority were able to substitute correctly. Many candidates were able to find the correct inverse functions. Most had some understanding on how to approach the question. Some candidates worked backwards towards the original. I don't know what's the issue with the world. Although some candidates often completed this question successfully, many others found this challenging. Some of those who were successful used the most efficient approach, t is equals to 5t plus 2, and nearly always solved the equation correctly. यानी substitute करने के बाद। Others who set up the fraction generally worked well with the algebra, but few slips were made, and so on. Correct solution, alternative angle. Although some candidates found the correct area of the smaller triangle, many multiplied the area of the larger triangle by the scale factor of 1/3 from the ratio of the sides. यानी वो square करना ही भूल गए। Those who knew that they needed to square the ratio always calculated correct area. Candidates who use method of finding the area of a large triangle, और वो half base into height इस तरह करके कुछ किया उन्होंने। And that's about it. So that completes O-level maths paper 1 इसकी प्रैक्टिस, and inshallah I'll try my best कि paper 2 की भी एक आध प्रैक्टिस इस तरीके से करा दूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।